आज हम शुरू करेंगे जनसंचार संचार के प्रकार। संचार क्या है? संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार हैं, एक दूसरे में भी काफ़ी घुले मिले हुए हैं, उन्हें अलग अलग देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो पहला प्रकार हो जाता है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक वह प्रकार होता है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार क्या है? जब आप इशारे से कुछ बोलते हैं तो वह है सांकेतिक संचार। और कभी कभी क्या होता है, जब हम मौखिक और अमौखिक संचार दोनों एक साथ करते हैं, जैसे प्रणाम बोलते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं। तो अमौखिक संचार क्या है? अमौखिक संचार जैसे हमारे शारीरिक क्रियाएं जिससे हम अपना संचार करते हैं। जब मैं हाथ जोड़ती हूँ और प्रणाम कहती हूँ तो हाथ जोड़ना मौखिक है और प्रणाम कहना अमौखिक है, और दोनों ही मिलकर मेरे भावों को अभिव्यक्त कर देते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस तरह से यह हमारा मौखिक और अमौखिक संचार हो जाता है। वैसे ही कई बार हम अपनी बात को अपनी आँखों से, चेहरे से, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव से मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद करते हैं। मौखिक क्रियाएं जो होती हैं, अपने इशारे से जब बात करते हैं, चेहरा उतरा होता है, खुश हो जाते हैं, जो हम अपने गतिविधियों से संचार करते हैं उसको अमौखिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कहता है, देखो जैसे जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण घटनाएं, खुशी, दुख, प्रेम, डर, ये क्या है? ये सब अमौखिक संचार के जरिए ही व्यक्त होती हैं, हमारे शारीरिक एक्शन के जरिए ही व्यक्त होती हैं। तो इसलिए हमारे संचार में मौखिक और अमौखिक दोनों ही संचार होते हैं। अगला पॉइंट है, अगला चीज़ आता है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार क्या है? अंतःवैयक्तिक जब व्यक्ति अपने भीतर ही कोई चीज़ प्लान करता है कि मैं ऐसा करूँगी, मैं उनसे ऐसा बोलूँगी। जैसे आप अपने दोस्त से पुस्तक मांगना चाहते हैं और ये आपके दिमाग में चलता है कि मैं उससे क्या क्या बोलूँगी, कैसे मांगूंगी। तो यह क्या है? अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार जिसमें व्यक्ति अपनी प्लानिंग करता है अपने भीतर, इसमें संचारक भी खुद है और प्राप्तकर्ता भी स्वयं ही है। तो यह हुआ अंतःवैयक्तिक संचार। और अगला है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार जब दो लोग आमने सामने बात करते हैं तो उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार पहले हुआ और अंतर्वैयक्तिक जब हम आपस में बात करते हैं। इसमें यह है कि फीडबैक आपको तुरंत मिलता है। जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी बात को समझा, नहीं समझा, वो आपकी बात से सहमत है, असहमत है, ये सारी बातें तुरंत ही मिल जाती हैं। तो इस तरह से दो तरह का हुआ। और अगला संचार होता है समूह संचार। समूह संचार मतलब एक साथ आप बहुत बड़े समूह में से चर्चा करते हैं। जैसे क्लास में होता है, हम जो बात करते हैं वो किसी एक बच्चे से नहीं बोलते हैं, वो सारे बच्चों से बोलते हैं। जो बच्चा भी कुछ बात बोलता है वो एक व्यक्ति से नहीं कहता, पूरे व्यक्ति से बोलता है। तो वो समूह संचार होता है। तो जो भी आप अपना विचार रखते हैं कक्षा में वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता बल्कि पूरे समूह के लिए होता है। अगला पॉइंट आता है जनसंचार। जनसंचार बहुत व्यापक शब्द है। जनसंचार को इंग्लिश में कहते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे तकनीकी हैं। मास कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी ज़रूरी होता है। तो मास कम्युनिकेशन के द्वारा जो भी बात की जाती है वो एक व्यक्ति से नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों तक पहुंचती है। और इसकी विशेषता यह है कि जो अपने विचार रखता है और जो उन विचारों को ग्रहण करता है, उन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हमको समाचार मिलता है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी हमारे आए दिन हम लोग देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो एक ही समय में अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग उनको सुनते हैं।
तो इसमें हर तरह के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, धनी भी होते हैं, अलग अलग शहरों के लोग होते हैं। तो ये जो जनसंचार है उसके लिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, और दूसरी बात इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। तीसरी चीज़ है कि जनसंचार का जो संदेश होता है वो कोई पर्सनल या कोई व्यक्तिगत न होकर, किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर के पूरे देश या समाज के लिए होता है। देखो, तो जनसंचार की विशेषताओं में क्या है कि इसमें फीडबैक आपको तुरंत प्राप्त नहीं हो सकता है। इसमें आपका जो जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। बहुत व्यापक होता है पंचमेल मतलब बहुत सारे वर्गों के लोग जुड़े होते हैं। जिनसे आप बोल रहे हैं वो लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग जाति धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग शहरों के हो सकते हैं। तो हर तरह के लोग आपकी बात को सुनते हैं। अगला है जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फ़र्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, जैसा हम बता दी पहले ही। तो और अगला है जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल अर्थात गेट कीपर होते हैं। गेट कीपर क्या करता है? गेट के भीतर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे लोग आ जा रहे हैं, उसका केयर करता है। तो यहाँ पर द्वारपाल किनको कहा गया है? जैसे समाचार पत्र में आप लोग देखते हैं संपादक होता है, सहायक संपादक होता है, उप संपादक होता है। वैसे ही न्यूज़ चैनल्स के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं जो यह फिक्स करते हैं। एक संगठन होता है, एक यूनिटी होती है, एक यूनिट होता है जो यह डिसाइड करता है कि कैसे समाचारों का प्रसारण होगा और किस तरह से प्रसारण होगा और कितना प्रसारण होगा। ये इनको कहते हैं द्वारपाल। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल जो भी प्रसारित होने वाली उस सामग्री को निर्धारित करते हैं, क्योंकि यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री का संपादन करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। आप कुछ भी प्रसारित नहीं कर सकते हैं। संचार के प्रकार क्या क्या हैं? देखो, यहाँ पहला क्या है कि संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त से मांग रहा है। दूसरा है नियंत्रण। जैसे क्लास में हम देखते हैं एक शिक्षक अपने बच्चे को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, घर में माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं। तीसरा है सूचना, कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए। चौथा है अभिव्यक्ति, जो मेरे मन में विचार है उसको व्यक्त करने के लिए संचार का प्रयोग होता है। सामाजिक संपर्क, आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए घर में ही आप मदद चाहते हैं तो बुलाते हैं, संचार करते हैं, किसी से बात करते हैं। अगला है समस्याओं और किसी चिंता को दूर करने के लिए। अभी देखो पूरे देश में बाढ़ आ रही है तो मदद के लिए हम एक दूसरे के पास जा रहे हैं, ये भी तो संचार है ना। तो यह भी संचार है। अगला है संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि और विषय के प्रति प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। कोई बात सुनते हैं तो हम अपने संचार के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा क्या है? इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं साथ, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार ही संचार का कार्य करते हैं। ये संचार हुआ है ना, जिसका क्षेत्र सीमित होता है, और जनसंचार जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। तो उसके माध्यमों से भी कई कार्य किए जाते हैं, जैसे सूचना देना, देश विदेश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, मनोरंजन करना, जो आपके दर्शक हैं उनका मनोरंजन भी होना चाहिए, एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देती है। अगला है निगरानी रखना। निगरानी करना मतलब जो लोकतंत्र में, समाज में जो हो रहा है
वो जनसंचार के माध्यम उस पर निगरानी का कार्य करते हैं। कोई संगठन, कोई संस्था या सरकार ही जो कार्य कर रही है उस पर नज़र रखती है कि वह कोई गलत कार्य तो नहीं कर रही है। और विचार विमर्श के मंच लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच देती है। जैसे समाचार पत्र में जो संपादकीय होता है उसमें मंच दिया जाता है। जैसे न्यूज़ चैनल्स पे आप बहस सुनते हैं, वह भी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास वर्तमान समय में हम जो भी देखते हैं वो भले ही हमें लगे कि पाश्चात्य देशों से आया है, लेकिन यदि हम अपने धर्म ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सबसे पहले संदेशवाहक यदि कोई था तो वो हमारे थे नारद मुनि, जो यहाँ से वहाँ अपने पाताल लोक से स्वर्ग लोक तक हर लोक में विचरण करते रहते थे और समाचारों का को यहाँ से वहाँ पहुँचाया करते थे। आगे बढ़े तो देखो महाभारत में भी धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी, उनकी पत्नी गांधारी, जो लोग युद्ध के मैदान में नहीं थे लेकिन संजय को ऐसी शक्ति मिली थी कि वे युद्ध क्षेत्र का पूरा आंखों देखा विवरण उनको बताते थे। तो यह भी एक अच्छी परिकल्पना हमको दिखाई देती है, अच्छा इतिहास दिखाई देता है। यदि राजाओं के दरबार में चलोगे तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, तो इनके शासन काल में स्थायी महत्वों के संदेशों को शिलालेखों पर और जो तात्कालिक संदेश होते थे उनको स्याही या रंगों के से संदेश लिखाया जाता था। जो स्थायी है उसको पत्थरों पे खुदवा करके चित्रों के माध्यम से या लिखवा करके, और जो ऐसे ही है जो कुछ दिन के लिए है उसको स्याही के माध्यम से लिपिबद्ध कराया जाता था। तब बाकायदा रोज नामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे। तो इस तरह से हमारा भारतीय इतिहास है। उसी तरह से हम लोग जो गुफा चित्र भी देखते हैं तो वो सब भी क्या है, हमारे जनसंचार का ही तरीका है। तो प्रचलित विविध नाट्य रूपों जैसे कथावाचन, बाउल, सॉन्ग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान, ये सब क्या है, ये सब के माध्यम से एक क्षेत्र की समस्या को कुछ लोगों के द्वारा यहाँ से वहाँ बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यह भी संचार का ही तरीका है।